हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस पढ़ी थी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस क्या थी? उसमें हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, बट ये हाइपोथेसिस हमें क्या कहती है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन एंड आफ्टर दैट प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस वाज गिवन। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक पार्टिकल जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं उसको डिस्कवर करा था। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी के बाद आपकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस दी गई। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? Z प्रोटॉन्स होते हैं और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हाइपोथेसिस ये कहती है। ठीक है, दोबारा से, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एनी न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A कंटेन्स Z प्रोटॉन्स एंड A माइनस Z न्यूट्रॉन्स इनसाइड इट। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, Z क्या एटॉमिक नंबर है, और A माइनस Z क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। A क्या है आपका? मास नंबर है। फॉर मेकिंग द एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, Z इलेक्ट्रॉन्स वर कंसीडर्ड टू बी रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखिए, ये तो न्यूक्लियस की बात हो गई कि न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स होते हैं और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं पूरे एटम की बात करूं तो आपको पता है एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स हैं और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये भी माना गया कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर Z इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स हैं, A माइनस Z न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस के बाहर आपके Z इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर Z प्रोटॉन्स हैं और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, और इसके बाहर, जो न्यूक्लियस के बाहर एटम के अंदर क्या कर रहे हैं? Z इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। ये आपकी हाइपोथेसिस है। ऐसा क्यों? ताकि आपको जो ये पूरा एटम है ना वो क्या बन जाए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाए, उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाए? जीरो आ जाए। कैसे आएगा? मतलब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? Z प्रोटॉन्स हैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा? Z इंटू ई, पॉजिटिव का। आपको मैंने ये प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे। आपको ये भी पता है कि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, उसके ऊपर चार्ज जीरो होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के ऊपर फिर टोटल चार्ज कितना हो गया? Z ई ही आ गया। न्यूक्लियस के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Z इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब कि कितना चार्ज हो गया? और इस न्यूक्लियस के अलावा माइनस Z ई चार्ज और आ गया, क्योंकि Z इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? ई चार्ज होता है, मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, माइनस का। तो Z इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना होगा? Z माइनस Z ई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। तो टोटल जो एटम के ऊपर चार्ज है वो कितना है? जीरो है। तो इसीलिए ये माना गया कि न्यूक्लियस के बाहर Z इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये लिखा है। दिस hypothesis of nuclear composition can explain the failures of protons electron theory in the following manner. जो फेलियर्स थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के, उसको भी ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही थी, इसलिए ये थ्योरी आपकी सक्सेसफुल रही। इसको रिजेक्ट नहीं किया गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस को। अब वो फेलियर्स को उसने कैसे एक्सप्लेन किया वो देखते हैं। देखिए, पहला फेलियर क्या था वहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में क्या लिया है? इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिया? न्यूट्रॉन लिया है। इस थ्योरी में हम ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जो उसकी अनसर्टेनिटी होगी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब कि न्यूट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, चाहे न्यूट्रॉन की जो पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है इस न्यूक्लियस के अंदर, वो किसके इक्वल होगी? न्यूक्लियस के डायामीटर के इक्वल होगी।
ठीक है। न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, 2 × 10⁻⁻14 मीटर इस ऑर्डर का होता है, ठीक है। और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉन, उसको हम किससे दिखाएंगे, डेल्टा एक्स से। तो यही कहा है जो डायमीटर है न्यूक्लियस का वो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब कि न्यूट्रॉन की पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, वो क्या है, डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻14 मीटर, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आपको पता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके पास एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन और ये है अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, ठीक है। एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई होती है। यहाँ से अगर मैं डेल्टा पी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, एच अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए डेल्टा पी इज इक्वल टू एच क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 6.63 × 10⁻34 होती है, अपॉन में 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने पीछे लिखी थी इक्वेशन नंबर 1 से 10⁻14, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ना आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 10⁻19 के इक्वल, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए हम अब क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी जो होती है न्यूट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू √P² C² प्लस m0² C4। P क्या है, मोमेंटम। एक बात और, इस डेल्टा P को हम अप्रोक्सीमेटली P के इक्वल ही मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ P की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻19 है, ठीक है। अब देखिए P मोमेंटम है, C आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है, M क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, और C क्या होती है, फिर से स्पीड ऑफ लाइट होती है। यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। P की वैल्यू क्या थी, 10⁻⁻19, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। C आपको पता है 3 × 10⁸ होता है और इसका स्क्वायर, प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ जो न्यूट्रॉन होती है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, वो होती है 1.67 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इसका स्क्वायर इंटू फिर से C की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻8 की पावर 4। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपकी जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.8 × 10⁻⁻10 जूल, ठीक है। अगर आपको इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो इसको आप डिवाइड करवा दो 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा लास्ट में अप्रोक्सीमेट वो 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, मतलब कि ये आपका आ गया 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी एनर्जी आ गई, ठीक है। मतलब कि अगर न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंटल जो एनर्जी है ना, जो मतलब कि उसकी जो रेस्ट मास एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी है किसकी, ऑफ न्यूट्रॉन की, वो कितनी है, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप देख सकते हो ये लगभग सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 1000 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली ये सिमिलर ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है इसका मतलब वो एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, उसकी एक्सपेरिमेंटली फाउंड एनर्जी के लगभग इक्वली आ रही है। सेकेंड जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन कर पा रहा था। दिस हाइपोथेसिस आल्सो सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं फिर से नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन आपको पता है उसका जो एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं उसके न्यूक्लियर स्पिन निकालूँ, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था कि Z क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और A-Z क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं नाइट्रोजन न्यूक्लियस की बात करूं तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, Z प्रोटॉन्स होंगे, मतलब कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन्स होंगे, तो 7 प्रोटॉन्स है, ठीक है, 7 प्रोटॉन्स है, प्लस कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, A-Z न्यूट्रॉन, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर,
14 माइनस 7 मतलब कि 7 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मतलब कितने होंगे, 14 क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए न्यूक्लियस के अंदर, जो आप कह सकते हो 14 न्यूक्लियॉन्स हो गए। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो टोटल 14 न्यूक्लियॉन्स हैं। अब आपको पता है एक प्रोटॉन की जो स्पिन होती है वो हाफ होती है, इसी तरह एक न्यूट्रॉन की जो स्पिन होती है ना वो भी हाफ होती है। तो टोटल जो आपकी स्पिन निकल के आएगी वो क्या आएगी, 14/2 आ जाएगी ना, क्योंकि 7 इंटू हाफ प्लस 7 इंटू हाफ क्या हो जाएगा, 14/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या आ गया, 7 आ गया। तो आपकी जो नाइट्रोजन की जो स्पिन है, टोटल न्यूक्लियर स्पिन ऑफ नाइट्रोजन क्या आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो नाइट्रोजन की जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड न्यूक्लियर स्पिन है वो क्या होती है, इंटीग्रल होती है। क्या होती है, इंटीग्रल, क्या फ्रैक्शनल नहीं होती, इंटीग्रल होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ इंटीग्रल ही आ रही है। तो इस तरह अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, तो उससे जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है वो भी सही आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस मैग्नेटिक मोमेंट को भी सेटिस्फाई कर रही थी। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो ऑर्डर है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके सेम ऑर्डर का नहीं। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस में, तो इसमें जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर के बहुत सिमिलर होता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ क्या लिखा है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑपोजिट इन साइन टू द प्रोटॉन। जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, उनका जो साइन है, मतलब कि उनके मैग्नेटिक मोमेंट का जो साइन है वो ऑपोजिट है, बट नॉट वेरी मच डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। बट जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूट्रॉन का और जो प्रोटॉन का है, उनके जो मैग्नीट्यूड है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साइन अलग है, ठीक है, बस साइन अलग है इनका, बट मैग्नीट्यूड लगभग सेम ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट के ऑर्डर का ही है। क्योंकि अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है तो प्रोटॉन का भी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट के सिमिलर होगा। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के मैग्नीट्यूड के लगभग इक्वल है तो वो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट के भी लगभग इक्वल होगा। ठीक है, तो द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 2 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बीटा पार्टिकल एमिशन बाय सर्टेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब हमने ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि कोई जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो अपने आप ही क्या होता रहता है, डिके होता रहता है। जब वो डिके होता है तो उसमें से बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी ये कह रही है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर कैसे निकल रहे हैं फिर। ठीक है ना, तो इसकी एक्सप्लेनेशन को अब हम देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे नहीं पड़े होते, वो अंदर बनते हैं। कब बनते हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स के अंदर चेंज होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स विच इज एमिटेड इन बीटा डिके आर नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते वो इलेक्ट्रॉन्स जो बीटा डिके के अंदर एमिट होते हैं, बट इज जस्ट प्रोड्यूस्ड एट द इंस्टेंट ऑफ इट्स एमिशन। मतलब कि जब वो न्यूक्लियस से बाहर आने वाले होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर आने वाले होते हैं तभी वो प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, इट्स प्रोडक्शन इज रिजल्ट ऑफ
कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि जो कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं ना वो प्रोटॉन्स के अंदर चेंज होते रहते हैं कुछ इंटरनल इंस्टेबिलिटी के कारण। तो जब वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर चेंज होते हैं ना तो उनके साथ एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी बनता है। वही इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा डिके का कारण है, ठीक है। तो यही है रीजन। देखिए ये न्यूट्रॉन है, जब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अकेला बाहर नहीं निकलता, उसके साथ एक और पार्टिकल बाहर निकल रहा है जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये कहते हैं एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, जो ये बाहर इलेक्ट्रॉन ये निकले हैं इनको हम क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल कहते हैं। एंड इट इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय दी अनदर पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये एक और पार्टिकल के साथ बाहर निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो ये थी आपकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, ठीक है।